यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। अभी इस पाठ के अगले पड़ाव में अभी हम लोग आ चुके हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। रूस में समाजवाद। अभी 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी और मार्क्स के विचारों के मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी यानी रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया था और सरकारी अंतक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था और इस पार्टी का एक अखबार निकलता था। उसने मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर मजदूर इकट्ठा होते हैं तो उनकी कुछ मांगे होती है, कुछ उनके विचार रहते हैं, तो वो उनको समर्थन करने के लिए भी उनका सब कुछ एक संगठन होता है, एक उनका नेता रहता है और इस तरह से उन लोगों के विचार भी आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ रूसी समाजवादियों को ऐसे लगता था कि रूसी किसान जिस तरह से समय समय पर जमीन बांटते हैं और इससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप में समाजवादी भावना वाले लोग हैं और इसके आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे और वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले में ज्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। अभी 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी यानी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर दिया था और इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंप दी जाए और किसानों के इस सवाल पर सामाजिक लोकतंत्रवादी यानी सोशल डेमोक्रेट्स खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। अभी लेकिन लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे, कुछ किसान अमीर थे, कुछ मजदूरी किया करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से अपनी खेती करवाते थे और इन आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। अभी सांगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद भी थे, यानी कि व्लादिमीर लेनिन यानी बोल्शेविक खेमे के मुखिया सोचते थे कि जार यानी कि शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या और उनका स्तर पर उनका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। और दूसरा खेमा यानी मेंशेविक मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उथल पुथल का समय यानी कि 1905 की क्रांति। अभी रूस एक निरंकुश राजशाही था और अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी के शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था और उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई और 1905 के क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों के साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच में काफी काम किया और रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों यानी मुस्लिम बहुल इलाके का समर्थन मिला। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल ये बहुत बुरा था। जरूरी चीजों की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई और उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्य में
तेजी से वृद्धि हुई जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्क्स और रशियन श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को प्यूतिलो आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया। तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया और अगले कुछ ही दिनों में भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 110 से ज्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने और वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। आगे इसी दौरान क्या हो गया कि जब पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस जार का महल के सामने पहुंचा तो पुलिस और कोसैक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया और इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए और इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। और 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी और सारे देश में हड़ताल होने लगी जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यवर्गीय जो कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग की और इस मांग करते हुए उन्होंने यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना भी उसने कर दी। अभी 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ट्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी और जिस वक्त क्रांति हुई थी उस क्रांति के समय कुछ दिनों के बाद ही फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रही थी। अभी 1905 के बाद ऐसी ज्यादातर कमेटियां और यूनियनें अनाधिकृत रूप से काम करने लगी थी क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था और राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गई। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर ही पुनर्निर्वाचित, दूसरी ड्यूमा को 3 महीने भीतर ही बर्खास्त कर दिया और वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानून में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को घर में डाला और उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया। अभी हमने क्या सीखा इसके अंदर? 1905 की क्रांति के बारे में आपको लिखना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं।